गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको शुरू करने से पहले हम आज इसके पिछले क्लास को, जिसमें हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़े थे, उसका एक रिकैप कर लेते हैं और उससे कुछ संभावित जो क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे या एमसीक्यू का जो क्वेश्चन बनेगा, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट। अब प्रश्न उठता है, इसमें एक प्रश्न है कि सबसे पहले आंशिक रूप से भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत कब की गई? तो हमारा जवाब क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर है? हम लोग आगे बात करते हैं इसी में कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि हाँ, इसमें एक चीज और गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। अब क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा क्या जवाब होगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इस अधिनियम के जरिए बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था 1774 में। अब क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो 1774 में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलाइजा इम्फे। ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस अधिनियम में की गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह इनको इंस्ट्रक्ट किया था कि किसी भी भारतीय रियासत से या अधिकारियों से या किसी अन्य से किसी प्रकार का उपहार, पारितोषिक या रिश्वत नहीं लेंगे। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को रिकैप किया, तो लगता है कि आप सभी इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की क्या क्या विशेषताएं थी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब भी कोई नियम बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ समय अंतराल के बाद उसमें सुधार की जरूरत स्वाभाविक है। इसी कड़ी में लगभग 11 वर्षों बाद 1784 में ब्रिटिश सरकार ने पुनः इसका समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद एक नई एक्ट आई। क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। हम लोग बात करते हैं अब पिट्स इंडिया एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट के 11 साल क्रियान्वयन के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। और उसमें कुछ मुख्य विशेषताएं उनकी थी, जैसे जो 1773 में कुछ कमियां रह गई। जब कार्य किया जाता है तो कुछ न कुछ उसके कमियां दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस एक्ट के तहत सरकार कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को सेपरेट कर दिया गया। हम लोग देख रहे हैं कि 1773 में कंपनी ही सर्वसर्वा है, सारे चीज़ों को, राजनीतिक कार्यों को और वाणिज्यिक कार्यों को, राजस्व को, सैन्य असैन्य नागरिक सुविधाओं, सभी के लिए कंपनी ही उसमें गवर्नर जनरल का जो परिषद था वही सक्रिय था। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी पर एकदम स्पष्ट रूप से कंपनी के लिए कार्य का लिमिटेशन कर दिया गया, उसके एरिया को डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड क्या किया गया कि वाणिज्यिक कार्य अर्थात व्यापार वाला कार्य और राजनीतिक कार्य, दोनों दो तरह के प्रकृति के कार्य हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, इनको सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अब इसका संचालन कैसे होगा? तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि वाणिज्यिक मामलों का जो संचालन होगा वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिया गया। और कंपनी के इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह भी अधिकार दिया गया कि कंपनी के इस तरह के सभी मामलों, वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित सभी मामलों का ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सुपरवाइज कर सकता था, सुपरविजन
कर सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक, नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित मुद्दों का अधीक्षण करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए एक अलग से एक निकाय बनाया गया, जिसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात नियंत्रक मंडल। एक अलग बॉडी बना दी गई। अब इसका काम था कि जो वाणिज्य से अलग है, वाणिज्य से इतर है, उन कार्यों का मॉनिटरिंग, उनका सुपरविजन किसके द्वारा होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा होगा, जो एक अलग नियामक बॉडी बनाया गया। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट में और रेगुलेटिंग एक्ट में एक अलग तरह का डेवलपमेंट हो रहा है कि एक अलग बोर्ड बनाया जा रहा है। इसका क्या प्रासंगिकता है, इसको हम इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो वर्तमान हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें यहाँ कैसे इसका नींव दिखता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और किया गया कि अब धीरे धीरे कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से राजनीतिक रूप से सक्रियता अपनी दिखा रही है और भारत में शासन प्रणाली में वो इंटरवीन करना शुरू कर दिया है, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत कंपनी के अधीन वाले क्षेत्र जो हो गए उनको ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र का नाम दिया गया। जो जिस पर कंपनी का शासन था, जहाँ जहाँ कंपनी राजस्व वसूली करती थी, उन सभी क्षेत्रों को क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अर्थात कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश शासन भारत में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखें कि जो अब इसमें ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने लगा। इसके पहले तो जो कंपनी अपना व्यापार कर रही थी, अपने व्यापार में संलिप्त थी, लेकिन अब देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कार्यों पर, उनके व्यावसायिक, सैन्य, नागरिक और राजस्व से संबंधित जितने भी कार्य थे, उन सभी पर ये ब्रिटिश सरकार जो है उसको पूरी तरह से अपने कस्टडी में ले लिया, अपने आधिपत्य में ले लिया। उसको स्वयं जब चाहे तब मॉनिटरिंग करता था, जिस तरीके से चाहे वैसे मॉनिटरिंग करता था। ठीक है, इसको क्लियर किए, समझ में आ गया।